कुछ मौतें कभी खत्म नहीं होती, वो रुक जाती हैं एक सफर के बीच में, आपके लिए। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे ब्रिज पर जहां हर रात एक रूह उस ट्रेन का इंतजार करती है जो साल 1970 से आज भी उस ब्रिज पर आती है। और ये सच है। मुंबई शहर जो लाखों किस्से कहानियों को किसी शांत कब्र में दफन करके खोया हुआ है, आज उन्हीं दफन कहानियों की कब्र को खोदकर हर एक का दिल कपा देने वाली घटना को हम उजागर करते हैं, जिसमें सबसे पहले है के पास एक पुराना रेलवे ब्रिज, कोकम घाट ब्रिज। इस ब्रिज को ब्रिटिश जमाने में अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन साल 1970 के बाद से अब यह खंडर और लोहे का जंग लगा हुआ ढांचा है, जिसे अब सिर्फ फ्रेट ट्रेन्स यूज करती है, वो भी केवल दिन में। लेकिन रात में यहां कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि यहां कोई पहले से होती है। वो साल था सन 1974, 12 मई। उस रात ठीक 12:47 पर एक लोकल ट्रेन क्रॉफोर्ड मार्केट से कल्याण की तरफ जा रही थी, जिसमें 13 कोचेस और 340 पैसेंजर्स थे। पर किसी को क्या मालूम था, यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। अचानक ट्रैक्स में एक क्रैक आया और ट्रेन ड्राइवर के पास इतना समय नहीं था कि कुछ कर सके, और बस चंद सेकंड में पहला कोच, दूसरा कोच, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक सभी कोचेस डिरेल हो गए। 340 लोगों की मौत हो गई। अगले एक दिन 339 बॉडीज निकाली गई। कुछ पहचानी जा सकती थी और कुछ नहीं, लेकिन एक बॉडी कभी नहीं मिली, जिसका नाम था सुनीता, जिसकी बॉडी का राज आज तक किसी को पता नहीं चल सका। सुनीता 26 साल की स्कूल टीचर थी, जो उस रात अपनी बहन की शादी में कल्याण जा रही थी, और देरी की वजह से उसकी एक ट्रेन छूट चुकी थी, पर वो इंतजार कर रही थी कल्याण के लिए जाने वाली दूसरी ट्रेन का। और जब वो उस ट्रेन में सवार हुई तो सब कुछ खत्म। सुनीता की बॉडी कभी नहीं मिल पाई, लेकिन उसका पर्स मिला, खून में सना हुआ, और उसके पास पड़ी थी उसकी टिकट, लेकिन उसका शरीर गायब। पर कहाँ, कैसे, उसके साथ क्या हुआ? क्या वो आज भी वहां है? सुनीता के बाद बस यही सवाल बच गए थे, जिसका जवाब न देते हुए रेलवे ऑफिशियल्स ने केस क्लोज कर दिया। प्रोबेबली वॉश्ड अवे इन द क्रीक, यही लिखा था उस रिपोर्ट पर। लेकिन ब्रिज के नाइट शिफ्ट गार्ड्स जानते हैं, वो कभी गए ही नहीं। वो तो वही है, इंतजार कर रही है उस ट्रेन का जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। राजेश कुमार, 35 साल का रेलवे सिक्योरिटी गार्ड, 2 बच्चे, एक बीवी, EMI पेंडिंग, ट्रांसफर नहीं चाहिए था उसे, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी थी, जिसकी मजबूरी में उसे कोकम घाट ब्रिज नाइट शिफ्ट 11 PM से 7 AM के लिए जाना पड़ा। पहली रात सीनियर गार्ड मनोहर ने उसे वार्निंग दी, भाई राजेश, 12 बजे के बाद ब्रिज पे अकेले मत जाना, और अगर कोई औरत दिखे तो उससे बात करने या उसकी मदद करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, और अगर वो तुम्हें देख ले तो भाग मत जाना। हाँ, बिल्कुल मत भागना। राजेश 20 साल से उस ब्रिज पे काम कर रहे मनोहर की बात को हंसकर टाल दिया। अरे मनोहर काका, आप भी ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन मनोहर की आंख में जो डर था वो किसी तरह का मजाक नहीं लग रहा था, और ये बात राजेश अंदर ही अंदर समझ गया था। पहली रात 11:32, ब्रिज एकदम खाली था और सिर्फ हवा की आवाज और दूर से आती हुई ट्रैफिक का शोर।
बस उधर राजेश अपने कैबिन में बैठकर रजिस्टर फिल कर रहा था। मनोहर काका की बातें काम के बीच में उसके दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से राजेश की नजर ना चाहते हुए भी उस ब्रिज की ओर बार बार जा रही थी। साथ ही मन अलग बेचैन होने लगा था, लेकिन सब कुछ भुलाते हुए अपने मन को तसल्ली देकर राजेश काम में लगा रहा। और तभी ठीक 11:58 पर अचानक लाइट ब्लिंक करने लगी। एक पल को राजेश घबराहट से भर गया और फोन का फ्लैश खोलकर लाइट की वायर को देखता हुआ सोचने लगा, पुरानी वायरिंग होगी। वो उसे माचिस से जलाकर ठीक करने वाला ही था कि कैबिन की घड़ी पर एक आवाज आई, 12 बजने की। राजेश ने देखा, लेकिन उसके कान के पीछे दूर से, बहुत दूर से एक आवाज आई जो किसी पुरानी ब्रिटिश ट्रेन का हॉर्न जैसा था। राजेश ने तुरंत वायर छोड़ी। फ्रेट ट्रेन तो सुबह 5 बजे आनी थी। उसने घबराहट से सोचते हुए बाहर देखा। ब्रिज बिल्कुल खाली था, ना कोई आवाज, ना कोई ट्रेन। लेकिन इससे पहले राजेश कुछ जान या समझ पाता, कैबिन की खिड़की तेज हवा के साथ खुली और उस हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। और तुरंत राजेश कैबिन से बाहर निकला, टॉर्च चलाई, इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वो वापस आने लगा और तभी किसी के पैरों के कदमों की आवाज, धीमी धीमी, जैसे कोई पत्थर की टाइल्स पर चल रहा हो। राजेश रुक गया। कौन है वहां पे? पैरों के कदमों की आवाज रुक गई और फिर अचानक से तेज, जैसे कोई भाग रहा हो। राजेश ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। वो कैबिन में वापस आया, उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे मन का डर होगा, कहते हुए वो फिर से वायर जोड़ने लगा। लेकिन ठीक 12:15 में फिर से हॉर्न बजा, इस बार और पास से। राजेश बाहर निकला और इस बार उसने देखा, ब्रिज के सेक्टर पर एक शैडो है सफेद साड़ी में, और वो शैडो हिल रही थी धीरे धीरे, जैसे कोई या तो बुला रहा हो या जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। ये देखकर राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस तरफ की। एक पलक झपकाने जितने समय में उसे कोई तो दिखा, पर इतना नहीं कि वो समझ पाता कि ब्रिज पर कौन है। ये सब मनोहर काका की वजह से हो रहा है। ना वो डराते, ना मेरा मन इतना डरता। मनोहर को कोसते हुए राजेश ने कैबिन के बाहर छोटी सी आग जला दी और जैसे तैसे अपनी ड्यूटी की वो पहली रात काट दी। अगली सुबह राजेश ने मनोहर से पूछा, काका, वो रात को बहुत कुछ अजीब हो रहा था। अच्छा, वो पैरों की आवाज तो कभी ट्रेन की। राजेश की बातों को सुनकर मनोहर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, राजेश, 20 साल हो गए हैं, उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं करा। बस उसके पास मत जाना, क्योंकि तुमसे पहले भी एक गार्ड था, उसका नाम था सलीम। दूसरी रात के बाद नहीं आया। मतलब वो घर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया, ना ऑफिस ना घर। बस एक दिन उसकी बॉडी मिली ट्रैक्स के नीचे। उसने खुद को ट्रेन के आगे फेंक दिया था। राजेश घबरा गया। सलीम की बात में उसे डरा कर रख दिया। उसने मनोहर काका से एक शब्द भी नहीं कहा, बस वहां से चला गया। सुबह से शाम दिन ढल गया। राजेश की ड्यूटी की वो दूसरी रात आई। 11:45 राजेश तैयार था। उसने एक लाठी भी रख ली थी कैबिन में। 12 बजे तक सब ठीक और 12:10 पर सब नॉर्मल। पर जैसे ही 12:20 बजे अचानक कैबिन का दरवाजा खुद से खुला। राजेश उठ खड़ा हुआ। कौन है वहां पे? कोई जवाब नहीं, पर राजेश ने हिम्मत बांधे रखी। उसने टॉर्च चलाई और देखा, ब्रिज के बीच में वही औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल और नजरें ठीक राजेश पर। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अचानक से
अचानक से उसके दिल की धड़कन शांत हो गई, जैसे उसे कुछ हो गया हो। उसने कैबिन से बाहर कदम रखे। अब उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे, बिना कुछ सोचे समझे। वो उसके पास जाने लगा। जितना आगे बढ़ता गया वो ब्रिज उतना करीब आता गया। और फिर ठीक 12:42 पर ब्रिज के उस पार से हॉर्न की आवाज आई। एक पुरानी ट्रेन, जैसे पुराने जमाने का इंजन, हल्के हल्के धुएं के साथ आ रही थी। राजेश ने आंखों से देखा, ट्रेन बिल्कुल उसी जगह रुक गई जहां 1974 में एक्सीडेंट हुआ था। और वो औरत उस ट्रेन की तरफ मुड़ गई। उसने एक हाथ बढ़ाया, जैसे किसी को बुला रहे हो। राजेश ने बस एक पल सोचा, शायद उसे शांति चाहिए, और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसकी बीवी का नाम स्क्रीन पर चमका, प्रिया कॉलिंग। राजेश किसी तरीके से उस वश से मुक्त हुआ। उसने अपने आसपास देखा और सोचा, मैं यहां कैसे आ। और इसी के साथ कॉल रिसीव किया। आवाज आई, राजेश कहाँ हो तुम? अभी के अभी घर आओ, रिया को बहुत चोट लगी है, जल्दी आओ। एक पल में जैसे वश टूट गया। राजेश ने देखा ब्रिज पर ना ट्रेन थी ना कोई औरत, सिर्फ अंधेरा। और उसे वो एहसास हुआ जैसे वो बेहोश होने जैसा था, पर संभल गया। आ रहा हूं मैं आता हूं बोलते हुए उसने टॉर्च उठाई और सीधा ब्रिज से भाग गया। उस रात के बाद से उसने कभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि शायद अगर उसकी पत्नी का कॉल नहीं आता तो राजेश सलीम की तरह उस रूह का शिकार हो चुका होता। ड्यूटी के दूसरे ही दिन राजेश ने रेजिग्नेशन दे दिया था, पर मनोहर उसके पास आया और बोला, बेटा ये जगह सबके बस की नहीं। राजेश सिर्फ एक बात बोल सका, काका ऐसी जगह बंद हो जानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज़ की बाकी और कहानियों को भी सुनें।